हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार इंडियन नेशनल मूवमेंट के सिलसिला को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर्स में बहुत बच्चों ने उस पर अपना फीडबैक दिया है और कई प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं, फिर इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मोहम्मद इरफान नाम के एक बच्चे ने पूछा है कि सर, महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जब लंदन गए तो किस जहाज से गए? तो बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। एक दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। SS राजपुताना से महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे। ठीक है बच्चे। दूसरा बच्चा मुख्तार, उसका सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। उसका प्रश्न है कि सर, कामा गाटू मारू एपिसोड क्या है इंडियन हिस्ट्री में? ठीक है बच्चे, कामा गाटा मारू एपिसोड क्या है? तो बच्चे, ऐसा है कि गुरदीप सिंह नाम के एक इंडियन जो बिजनेस करते थे हांगकांग में, ठीक है, तो हांगकांग से उनका ये जहाज का नाम है कामागाटा मारू। उसमें कोल ट्रांसपोर्ट का काम होता था, लेकिन उन्होंने इसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए चेंज करवा लिया और यहाँ से 376 Indians, all of them were Punjabis, most of them were Sikhs, some were Hindus also and some Muslims also. In total there were 376 passengers. कुल मिला के 376 पैसेंजर थे, सारे पंजाब के थे, पंजाबी थे। मैक्सिमम उसमें सिख्स थे, कुछ हिंदूज और मुस्लिम्स भी थे। ठीक है बच्चों। तो इन सबों को जो है कनाडा ले जाया जा रहा था। तो जब ये कनाडा चला, कहाँ से? सबसे पहले ये समझ लें, हांगकांग से चला और जाना कहाँ था इसे? कनाडा। कनाडा में वैनकूवर पहुंचा। वैनकूवर एक बड़ा शहर है कनाडा का। ये वैनकूवर पहुंचा तो वहाँ कनाडियन इमिग्रेशन ऑथोरिटीज ने, कनाडा के इमिग्रेशन ऑथोरिटीज ने रोक दिया जहाज को और मुश्किल से 20 पैसेंजर के आसपास को अलाउ किया और बाकी को वापस लौटा। ठीक है जी। तो ये जहाज लौटते हुए जब कलकत्ता पोर्ट पहुंचा, कनाडा से लौटते हुए जब कलकत्ता पोर्ट पहुंचा तो वहां ब्रिटिश पुलिस ने, इंडियन ब्रिटिश पुलिस ने उन लोगों को रिवॉल्यूशनरी समझ के, क्रांतिकारी समझ के अरेस्ट करने की कोशिश की। तो झड़प हो गई उसमें और उसमें जो है 22 लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए, हमारे 22 रिवॉल्यूशनरीज मारे गए। ठीक है बच्चों। इसका बहुत विरोध हुआ। ठीक है जी। और ऐसा क्यों हुआ ये घटना? तो 1913 में कनाडा में एक जज ने जब 38 सिख पैसेंजर्स को डिपोर्ट करने के लिए कनाडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन लगाया था, तो जज ने उसको रिफ्यूज कर दिया गया था 1913। और इसी उत्साह में जो है 1914 में जो है कामागाटा मारू से लोग कनाडा में सेटल होने के लिए जा रहे थे और ये घटना हुई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब एक तीसरे बच्चे का प्रश्न लेते हैं। सौरभ का प्रश्न है कि सर, गदर पार्टी क्या था? तो गदर पार्टी बच्चों 1913 में
सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। इसका एजेंडा था कि भारत के बाहर से सपोर्ट करना हमारे नेशनल मूवमेंट को। ठीक है जी, ये सब रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो तैयार कर रहे थे भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारत की भूमि से बाहर, भारत के लैंड से बाहर। ठीक है, लाला हरदयाल मुख्य थे इसमें, सोहन सिंह भाकना वगैरह भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है बच्चों, एक अगले बच्चे का प्रश्न ले लेता हूं। सुमित का सवाल है कि सर, पहला रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री में किसको मानते हैं? पहला रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसको मानते हैं? तो 1897 में बच्चे 1890 पहला क्रांतिकारी आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1897 में चापेकर ब्रदर्स के द्वारा हुआ, जिसमें पुणे के प्लेग कमिश्नर थे रैंड, उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन धोखे से लेफ्टिनेंट एरस्ट मारे गए। तो ये पहली रिवॉल्यूशनरी घटना थी 1897, याद रखिएगा 1897 चापेकर ब्रदर्स। ठीक है, पुणे के प्लेग कमिश्नर थे, फिर से मैं दोहरा दूं, पुणे के प्लेग कमिश्नर थे लेफ्टिनेंट रैंड, उनको मारने की कोशिश थी, लेकिन धोखे से लेफ्टिनेंट एरस्ट मारे गए। ठीक है, दूसरे एक और बच्चे का प्रश्न है, सुजीत जी पूछते हैं कि सर, मदन लाल ढींगरा क्यों फेमस है? तो बच्चे ऐसा है कि उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा 1908 में मुजफ्फरपुर में वहां के जज किंग्सफोर्ड पर हमला किया था। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर हमला किया था उधम सिंह, नहीं, सरदार उधम सिंह। तो इसमें जो है एक चीज और मैं सुधार दूं कि किंग्सफोर्ड जो थे ये मुजफ्फरपुर में जज थे। तो 1908 में ये घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में, जिस पर उन पर बम फेंका गया था। ठीक है बच्चे, और अगला प्रश्न फिर मैं ले लेता हूं। ये अगला प्रश्न है प्रदीप जी का। प्रदीप जी पूछते हैं कि सर, 1912 में जो हार्डिंग्स पर, जो गवर्नर जनरल या वाइसराय हार्डिंग्स पर जो बम फेंका गया था, उसमें कौन सम्मिलित थे? तो बच्चे इसमें सम्मिलित थे रास बिहारी बोस इसमें सम्मिलित थे। इस 1912 के जो उन पर हमला किया था, जो बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग, रास बिहारी बोस इसमें सम्मिलित थे। और इसके बाद बोस जो है भाग के चले गए बाहर, और वहाँ पर जर्मनी गए, और फिर जर्मनी से वो टोक्यो गए, और टोक्यो में ही उन्होंने टोक्यो से फिर सिंगापुर गए, और इसी क्रम में जो है टोक्यो वगैरह में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और वहीं पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1941 के आसपास में तक जो है कि लास्ट तक जो है जापान जो है एक भारत को छोड़कर एशिया का जितना भी कॉलोनी था अंग्रेजों का, सब पर कब्जा कर चुका था। तो सिंगापुर पर जब कब्जा कर लिया था जापानियों ने, तो वहां पर जो भी भारतीय सैनिक पकड़े गए थे, जनरल फ्यूजियामा ने उसे कैप्टन मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया था। सिंगापुर में जो भी पकड़े गए थे, कैप्टन फ्यूजियामा ने सुपुर्द कर दिया था कैप्टन मोहन सिंह। और बाद में उसे आज़ाद हिंद फौज
की स्थापना का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के ख्याल। और स्थापित किसने किया? रास बिहारी बोस जी ने, जिसको 1943 में फिर सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था, आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं। और साथ साथ टोक्यो में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रास बिहारी बोस ने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है बच्चे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ध्यान रखिएगा 1942 में आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, उसकी स्थापना 1942 में ही कर दिया था रास बिहारी बोस ने। लेकिन उसका रीऑर्गेनाइजेशन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया सिंगापुर में। इसके बाद मोटे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन सुभाष चंद्र बोस ही चलाए 1943 के बाद। ठीक है बच्चे। और लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के स्थापना करने का ख्याल जो है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है बच्चे। इसी तरह आप लोग प्रश्न पूछते रहिए और मैं जवाब देता रहूँगा। फिर अगले लेक्चर में और बहुत बच्चों का प्रश्न मैं लूँगा। ठीक है। अब हम लोग लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड था, रंगभेद की नीति जो थी इतनी व्याप्त थी, उसके खिलाफ कैसे संघर्ष किया। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह नाम के पॉलिटिकल वीपन, सत्याग्रह नाम के राजनीतिक औजार की खोज की महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है बच्चों। साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र भी निकाले थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक 2 आश्रम भी बनाया था, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम। ये भी बताया था हमने कि महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के विचारधारा से। लियो टॉल्स्टॉय की किताब वॉर एंड पीस ने उनके जीवन में बहुत बदलाव किया। उसी प्रकार रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से भी वो बहुत प्रभावित थे। अनटू द लास्ट से ही उन्हें कंसेप्ट मिला था अंत्योदय का, जो विकास के अंतिम सीढ़ी पर है। गांधी जी की हर राजनीतिक दर्शन में जो विकास के अंतिम सीढ़ी पर है, उसको लेने की कोशिश की गई। ठीक है जी। अनटू द लास्ट से प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी। ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी का हर सिद्धांत में सर्वोदय, अंत्योदय, अंत वाले का उदय, अंत्योदय, सर्वोदय, सबका उदय, इन सब का कंसेप्ट जो है गांधी जी का जो पूरा लाइफ स्ट्रगल रहा है, उसमें अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। जैसे रेसिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया, भारत में छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थे, उनको समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए गांधी जी ने अनवरत प्रयास किया। और ये सब दर्शन कहाँ से मिला उन्हें? ये सब दर्शन निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा था ये चिंतक रस्किन का अनटू द लास्ट किताब का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है महात्मा गांधी पर। ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ हम लोग उनके प्रयास से जो है साउथ अफ्रीका में एक एक्ट भी, नेटल एक्ट भी पास हुआ था, नेटल एक्ट, जिससे जो है कुछ स्थिति जरूर सुधरी थी। रंगभेद के खिलाफ जो है थोड़ी सी स्थिति जरूर सुधरी थी इंडियंस की, वैसे पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। और हाल फिलहाल तक आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वगैरह में हाल फिलहाल तक चला, नेल्सन मंडेला इस समय तक संघर्ष चला, आज तक रंगभेद था वहाँ। ठीक है जी। नेल्सन मंडेला के समय तक चला है, मतलब आज से 15-20 साल पहले, 20 साल पहले तक जो है रंगभेद अभी भी था साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चों। लेकिन महात्मा गांधी ने कोशिश की और उसे बहुत हद तक सफल भी हुए। ठीक है। तो उन्होंने आश्रम भी बनाया था वहाँ पर सत्याग्रह नामक का खोज भी किया था, इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकाला था साउथ अफ्रीका में। और 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वहाँ से साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। इसलिए उसी 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस या एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी वहाँ से भारत आए थे, उसी याद में हम लोग जो एनआरआई डे मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर आके गोपाल कृष्ण गोखले उसमें बहुत एक्टिव थे 1915 तक। 1915 में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन जब गांधी जी लौटे थे महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले जिंदा थे,
उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप पूरा पहले भारत की स्थिति को समझिए, है ना। इसलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, और तिलक वगैरह का जो 1916 के बाद जो गरम दल वाला का जो एंट्री हो गया, उसमें बहुत बड़ा कारण एक भी था कि 1915 तक गोखले वगैरह मर गए थे, ठीक है जी। इसलिए गरम दल वाले नेताओं का। तो दूसरा जो होम रूल आंदोलन था 1916 में, होम रूल आंदोलन जो था 1916 का, उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता बहुत पॉपुलर हो गए थे। इसलिए भी 1916 में जो है कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो है एक बार फिर से गरम दल वालों को सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है जी। लखनऊ अधिवेशन लोग बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें 3 प्रमुख घटनाएं घटी। एक कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ठीक है बच्चों। और इस समझौता में जो है, जो ये समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस ने जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के तहत जो सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स था, उसको मान लिया था। ये शायद कांग्रेस की गलती थी, लेकिन उस समय जरूरत थी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता की, इसलिए शायद हमारे नेताओं ने मान लिया उस प्रपोजल्स को, ठीक है। तो और दूसरा घटना प्रमुख हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, दूसरा लखनऊ सेशन में, एनुअल सेशन में दूसरा प्रमुख घटना की हुआ कि गरम दल वालों को फिर से 1907 में सूरत अधिवेशन में जो गरम दल के नेताओं को पढ़ चुके हैं हम लोग, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन सबको जो निकाल दिया गया था, फिर से एक बार 1916 में वापस उनको कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है बच्चों। दूसरा, तीसरा, राजकुमार शुक्ल जो थे, बिहार के कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया कि आप जो है चंपारण आइए, और चंपारण नील किसानों का बहुत शोषण हो रहा है, नील किसानों का बहुत शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ जो है संघर्ष, उस शोषण के खिलाफ आप संघर्ष कीजिए, ठीक है बच्चों। इधर जो 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें गांधी जी ने बहुत मदद की अंग्रेजों की, भारतीयों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करवाने। इसलिए युद्ध के बाद जो है उन्हें कैसरे हिंद का टाइटल भी दिया गया, और उन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट, भर्ती करवाने वाला सिपाही, रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा गया, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है शुरू से ही अंग्रेजों का जबरदस्त खिलाफ नहीं कर रहे थे, चाह रहे थे अंग्रेजों से मिलजुल के ही भारत को स्वतंत्रता मिले, लेकिन धीरे धीरे जो है उनको ज्ञात हुआ कि अंग्रेज जो है वैसे जाने वाले नहीं है, ठीक है जी, इनसे जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा, और उन्होंने नीति में समय के साथ बदलाव करते चले गए महात्मा गांधी, ठीक है बच्चों। समय के साथ महात्मा गांधी बदलाव करते हुए, और महात्मा गांधी या इससे पहले वाले जो हमारे नेता सब थे, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या था? महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि महात्मा गांधी मास को, लोगों को, आम लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट में जोड़ सके। जहां हम लोग जानते हैं मॉडरेट पीरियड में, नरम दल के काल में सिर्फ अर्बन अपर क्लास, सिर्फ शहरी उच्च वर्ग तक सीमित था आंदोलन हमारा। जब गरम दल वाले सब आए तो उनके समय में जो है कुछ मिडिल क्लास भी सम्मिलित हुआ, लेकिन गांधी जी के आने से जो आम हिंदू, आम मुसलमान आए, महिलाओं ने भारी संख्या में पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग भारी संख्या में महात्मा गांधी के जुड़ने से आया। महात्मा गांधी ने अपने आप में बदलाव किया उस ढंग से, किसानों की तरह दिखने के लिए सिर्फ एक धोती पहनते थे, ठीक है, चप्पल भी उन्होंने छोड़ दिया, बिना चप्पल के एक धोती सिर्फ पहन के, नंगा, अर्ध नंगा फकीर कहा गया उन्हें सेटियस पर के द्वारा जो है, तो लोग को अपील करता था। गांव में उस समय में जो है लोग चप्पल नहीं पहनते थे, गांव में भी उस जमाने में लोगों के पास बनियान नहीं होता था, सिर्फ धोती ही लोग पहनते थे मैक्सिमम गाँव में। तो लोगों के बीच में लोगों की तरह दिखे वो नेता वही है जिससे कनेक्ट कर सके, जिससे हम कनेक्ट कर सके वही नेता है, ठीक है जी। आज ही आप देखिए मोदी जी को सक्सेसफुल हुए, भीड़ से कनेक्ट कर पाए, तो भीड़ से महात्मा गांधी कनेक्ट कर पाए अपने आप को, ठीक है, भीड़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। और सबसे बड़ी बात उस समय में हमारे लोग कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका टकराव चला। क्यों टकराव चला? सुभाष चंद्र बोस उग्र विचारधारा के थे। अब वो लोग जो है किसानों की बात, मजदूरों की बात करते थे, तो
इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, उद्योगपति के खिलाफ बोल देते थे। अब उद्योगपति के खिलाफ मतलब कि सोशलिस्ट, बहुत एक्सट्रीम सोशलिस्ट। महात्मा गांधी के शिष्य एक तरफ घनश्याम दास बिरला भी थे, महात्मा गांधी के शिष्य एक तरफ घनश्याम दास बिरला भी थे, बिरला समाज के फाउंडर, ठीक है जी। कोई देखिए आप जमनलाल बजाज, सब भी महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। तो महात्मा गांधी के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनका पैर छूते थे, और साथ साथ आम जन तो था ही। तो महात्मा गांधी टकराव नहीं चाहे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे गांव में जमींदार और किसान लड़ जाए, तो इससे आंदोलन हमारा कमजोर होता है। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि उद्योगपति और मजदूर लड़ जाए भारत में, नहीं चाहते थे। गांधी जी सबको जोड़कर ले जाना चाहते थे, और गांधी जी की सार्थकता इसलिए थी कि गांधी जी को सबका समर्थन मिला, मजदूरों का, किसानों का, आम लोगों का, जो दलित वर्ग थे, पिछड़े वर्ग थे, जो कुचले थे, उन सबों का भी समर्थन मिला, साथ साथ उच्च वर्ग का भी समर्थन मिला। तो गांधी जी इसलिए सफल हो पाए, ठीक है बच्चों। इसके बाद गांधी जी का भारत में पहला जो आंदोलन हुआ वो था क्या, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है बच्चों। क्या था स्थिति वहाँ स्थिति ये था कि वहाँ पर जो है मजदूरों को, जो चंपारण जो किसान थे, उनको मजबूर किया जाता था कि अपने जमीन का 3/20 भाग में आप नील के किसान की खेती आपको करना ही होगा, ठीक है जी। तो महात्मा गांधी उसके खिलाफ पहली बार भारत के भूमि पर सत्याग्रह कहाँ किए, चंपारण। वैसे भारत से बाहर पहले कहाँ सत्याग्रह उन्होंने किया था, साउथ अफ्रीका में। भारत के भूमि पर सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह किया उन्होंने, और इससे जो है ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव पड़ा, और उन्हें एक चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई, उसमें गांधी जी को एक सदस्य रखा गया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को, उस कमेटी की सिफारिश को मान लिया, और इस प्रकार नील किसानों की स्थिति में चंपारण में कुछ सुधार हुआ। उसी प्रकार 1918 में गुजरात में खेरा नाम का एक जगह है, वहाँ पर जो है उस साल फसल नहीं हुआ, सूखा था, और फिर भी अंग्रेज जो है भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू वसूलते ही जा रहे थे। महात्मा गांधी ने किसानों को से कहा कि आप लैंड रेवेन्यू नहीं दे, भूमि राजस्व आप नहीं दे, ठीक है बच्चों, और उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। बाद में ब्रिटिश प्रशासन ने आदेश दिया कि उसी से लैंड रेवेन्यू लिया जाए जो दे सके, ठीक है। तो दूसरा ये खेरा सत्याग्रह था, तो याद रहेगा आप लोगों को। 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ, खेरा सत्याग्रह। 1918 की एक घटना और इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल थी, उसमें जो मांग रहे थे, जो वहाँ के मजदूर थे, बोनस, प्लेग बोनस होता था, प्लेग बीमारी थी, प्लेग बोनस देने की मांग कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जो है, और सैलरी वगैरह भी इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जो है मजदूरों के समर्थन में पहली बार भारत में फास्ट अनटू डेथ किया महात्मा गांधी, जिसको हंगर स्ट्राइक कहते हैं, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन वो करता, जब तक मजदूरों की मांग मान लो, नहीं तो हम बिना खाए पिए जो है जान दे देंगे। तो इसको आमरण अनशन पहला महात्मा गांधी ने वही किया, पहला जो हंगर स्ट्राइक, ठीक है बच्चों, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ आने पर क्या क्या घटनाएं पढ़ा हम लोगों ने, एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लें। 1915 में भारत पहुंचे, 1916 में एक आश्रम की स्थापना किया, पूरे भारत घूमे, यहाँ का लोगों का हाल चाल लिया। 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार जो थे प्रेसिडेंट थे उसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस की तरफ से एक गलती शायद हुई आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो, कि मुस्लिम लीग के लिए जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टेड की बात की गई थी, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, आज तक कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। उस समय की शायद जरूरत होगी, कांग्रेस मुस्लिम लीग को मिल के लड़ना था, तो शायद हमारे नेताओं ने ये गलती अनजाने में शायद कर दी। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई 1916 में कि जो गरम दल वाले 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत एनुअल सेशन में निकाल दिए गए थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सब, उनको फिर से वापस ले लिया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि आप चंपारण आइए और नील किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष कीजिए। इसके बाद की घटनाएं बताया, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 खेरा सत्याग्रह,
ये भी गुजरात में खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह बिहार में किए थे। बिहार में चंपारण जिला है। खेरा 1918 और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पहली बार महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ किए, पहली बार आमरण अनशन, अभी तक सत्याग्रह किए थे केवल, पहली बार फास्ट अनटू डेथ कहाँ की? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है बच्चों, ये सब समझ गए हम। लेकिन महात्मा गांधी जो नेशनल स्केल के जो लीडर हुए, राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर बने, वो रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया उन्होंने, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने स्ट्राइक किया, उसमें नेशनल लेवल के लीडर बने। उससे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लें, 1917 में बच्चों, 1917 में अगस्त 1917 में माउंटेग उस समय में वहां पर वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन दिया। कब? 1917 में, ध्यान रखिएगा, अगस्त 1917। ठीक है, इसमें अगस्त डिक्लेरेशन में बोलते हैं इसको, मॉन्टेग डिक्लेरेशन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और इसमें घोषणा किया मॉन्टेग ने कि धीरे धीरे भारत में हम लोग जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस बनाते चलेंगे। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, अधिक से अधिक भागीदारी भारतीयों की एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्येक लेवल पर बढ़ाया जाएगा। ये मूल मकसद था, मूल ऑब्जेक्टिव था अगस्त 1917 मॉन्टेग डिक्लेरेशन का। ठीक है जी, गांधी जी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत मदद किए थे अंग्रेजों को, उम्मीद कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारत को स्वतंत्रता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदले में क्या आया? रॉलेट एक्ट। बदले में क्या आया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च, रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। ठीक है, और इस रॉलेट एक्ट में किसी भी भारतीय को अरेस्ट किया जा सकता था बगैर कारण बताए हुए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और जो ब्रिटिश पूरा मूवमेंट जो है इंग्लैंड का, वो हैबियस कॉर्पस, सिविल लिबर्टीज का जितना भी मूवमेंट चला, उसमें हैबियस कॉर्पस बहुत बड़ा राइट था, जिसमें हैव द बॉडी प्लीज। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैव द बॉडी प्लीज। हैबियस कॉर्पस बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट था, और यहाँ पर जो है उसी फंडामेंटल राइट को कुचलने की बात कर रही थी कि किसी भी इंडियन को गिरफ्तार किया जा सकता था वो बगैर कारण बताए हुए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो रॉलेट एक्ट का पूरे भारत में विरोध हुआ, और गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है बच्चों 2 दिन, एक तो 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1919, ऑफ कोर्स 1919 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1919 को दोनों दिन। ठीक है जी, तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था 30 मार्च 1919 को, और 6 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, सबसे पहले तो 30 मार्च 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक का अनाउंसमेंट था महात्मा गांधी की तरफ से, लेकिन ये मैसेज चूंकि नहीं पहुंच सका सब तक, इसलिए फिर से डेट को कैंसिल करके 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन बहुत से लोगों को कैंसिल का नोटिस नहीं मिला, तो 30 मार्च 1919 को भी ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ बहुत से पार्ट्स में, और 6 अप्रैल 1919 को भी हुआ। ठीक है जी, तो ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है बच्चों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब में जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए पंजाब में 2 पॉपुलर लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल और सरफ्युद्दीन किचलू
पंजाब के दो पॉपुलर लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके गिरफ्तारी के खिलाफ, चूंकि वहाँ बहुत पॉपुलर थे, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ जो है पंजाब में अमृतसर में इनके गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, इस गिरफ्तारी के खिलाफ अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है बहुत से लोग जमा हो गए। किस बात के लिए? डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। दिन कौन सा था? ये दिन था 13 अप्रैल 1919 और बैसाखी का दिन था। बैसाखी जानते हैं पंजाब में बहुत फेमस पर्व होता है। तो बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को जमा हो गए बहुत से लोग, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। जलियांवाला बाग में एक ही गेट था, सिर्फ उसी से लोग जाते थे, उसी से आते थे और कोई निकलने का गेट नहीं था। उस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल डायर को लगा कि उसके अधिकार को चुनौती दिया जा रहा है। उसने जो एक ही गेट था निकलने का, वहां पर जो है अपने फौज को तैनात कर दिया, पुलिस वालों को तैनात कर दिया और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों को तितर बितर होने का भी समय दे दिया और उसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो तो हताहतों की संख्या, मरे हुए लोगों की संख्या हजारों बताते हैं। जो सरकारी कमीशन गठित की गई अंग्रेजों द्वारा, जो सरकारी कमीशन गठित की गई, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। तो ये ब्रिटिश सरकार की कमीशन थी। इस कमीशन के अनुसार भी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग डेड हुए। आप समझोगे 379 मारे गए तो कितने घायल हुए होंगे, ठीक है जी। 379 लोग मारे गए। ये कौन कह रही है? अंग्रेजी सरकार द्वारा गठित कमिटी हंटर कमीशन की रिपोर्ट। इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। उसका रिपोर्ट है 379 लोग डेड हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हमारे नेताओं को हिला कर रख दिया, ठीक है जी। और इसके विरोध में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर का उपाधि और नाइटहुड, सर की उपाधि और नाइटहुड दोनों छोड़ दिया, ठीक है जी। किस चीज के? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और शंकरन नायर जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने अपना इसे त्यागपत्र दे दिया। तो बेसिकली इतना इंडियंस जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ा इंडियंस पर इस बात का। इसके बाद जो है ये सब घटनाएं तमाम ऐसी दिशा की ओर जा रही थी कि महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। इसमें एक घटना और जुड़ गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो टर्की की जो हार हुई थी, तो टर्की के खलीफा जो थे, टर्की के जो सुल्तान थे, वो विश्व में खलीफा माने जाते थे, मुसलमानों के धार्मिक गुरु। तो उनका जो अपमान हुआ उसके खिलाफ पूरे विश्व में आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। भारत में भी मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने नवंबर 1919 में जो दिल्ली में जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ उसके चेयरमैन महात्मा गांधी को ही बनाया गया। और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दिया, कांग्रेस का सपोर्ट दिया। और गांधी जी का उद्देश्य था कि मुसलमानों को भी अधिक से अधिक नेशनल मूवमेंट में जोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो 3-4 इशू हो गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है बच्चों। पहला रॉलेट एक्ट में किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था बगैर कारण बताए हुए। दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जिसमें इतने लोग मारे गए। और तीसरा खिलाफत इशू, खिलाफत का जो मुद्दा था ये भी एक प्रबल मुद्दा था, ठीक है। और चौथा जो अंग्रेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किए,
अंग्रेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किए। ठीक है बच्चों, तो उससे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि गांधी जी को जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो चलाना पड़ा, असहयोग आंदोलन, इसके पीछे क्या सब कारण हो गए, फिर से दोहरा लें एक बार। इसके पहले सबसे जलियांवाला बाग हत्या, रॉलेट एक्ट के बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत का मुद्दा, और चौथा जो उम्मीद कर रहे थे कि सुधार करेंगे अंग्रेजों ने किया नहीं। अंग्रेजों का जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में आया, जिसके बेसिस पर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो बनाया गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास किया गया, उससे भी नेशनलिस्ट संतुष्ट नहीं थे। इसमें क्या था, सबसे अधिक इसमें जो प्रावधान मुख्य जो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें द्वैध शासन स्थापित किया गया, डायआर्की इन दी प्रोविंसेज, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है बच्चों, प्रांतों में द्वैध शासन। क्या होता है डायआर्की होता था क्या कि कुछ जो मैटर्स थे, कुछ जो सब्जेक्ट मैटर थे, वो जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया, और कुछ को रिजर्व रख दिया गया गवर्नर तो अपॉइंटेड होता था ब्रिटिश वाइसराय द्वारा। तो इससे जो है मामला उलझ गया। जैसे फाइनेंस, वित्त, सब काम के लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस जो है गवर्नर के पास रख दिया गया, वो इलेक्टेड मिनिस्टर्स को नहीं दिया गया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड मिनिस्टर्स को, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो पैसा है मुख्य, वो रख दिया गवर्नर को। तो ऐसे ही मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, वो रख लिया गवर्नर ने अपने पास, और बाकी इलेक्टेड मिनिस्टर्स को दे दिया। तो इसको इसी को कहा गया डायआर्की, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन से असंतुष्ट हुए हमारे नेता सब, तो ये भी कारण हो गया। तो ये 3-4 जो कारण हो गए, उसके कारण जो है महात्मा गांधी को डिसाइड करना पड़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को का जो प्रस्ताव सबसे पहले गांधी जी ने रखा 1920 के कोलकाता सेशन में स्पेशल सेशन था, विशेष अधिवेशन था 1920 का कोलकाता विशेष अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसके अध्यक्ष थे लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता का। ठीक है बच्चों, तो इसमें महात्मा गांधी ने खुद प्रस्ताव रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। किसने प्रस्ताव रखा? इसमें महात्मा गांधी ने खुद रखा। और 1920 के ही नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने की मंजूरी दे दी गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की, असहयोग आंदोलन चलाने की मंजूरी दे दी गई। ठीक है बच्चों, 1920 के नागपुर सेशन। क्लियर है? तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, गांधी जी बेचैन हो चुके थे। पूरे भारत में जो है असंतोष का लहर था और कुछ करना जरूरी था। ठीक है, तो स्वराज की बात की गई, स्वराज की, सेल्फ रूल की बात की गई। ठीक है, इसमें 1920 के कोलकाता सेशन में स्वराज की बात फिर से एक बार की गई। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं लाजपत राय क्रम दल के नेता भी थे। ठीक है, तो अब आगे महात्मा गांधी ने इसके बाद क्या सब दौर शुरू हुआ, पूरे देश में जो है स्वदेशी सामान का प्रचार प्रसार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की
वस्त्रों को जलाया गया, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको निष्ठुर बर्बादी कहा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र सब जो जलाए गए उसको निष्ठुर बर्बादी, ठीक है। निष्ठुर मतलब दया नहीं हो जिसमें, ऐसी बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। जो कपड़े उपड़े जलाए गए, विदेशी कपड़े उपड़े जो जलाए गए, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, ठीक है। बहुत से लोगों ने अब स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया, बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से, बहुत से टीचर रिजाइन हो गए, बहुत से वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसी आंदोलन के दौरान जो है मोतीलाल नेहरू जैसे वकील, CR दास, चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस थी उन लोगों की, मामूली वकील नहीं थे वो लोग। चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोगों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बहुत से बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। तो ये सब चीज लोगों ने ये जलवा दिखाया, देश प्रेम दिखाया लोगों ने, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन का दौर शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है बच्चों। तो इसी गोरखपुर में जो है चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर 22 पुलिस वालों को क्रोधित भारतीय भीड़ ने जिंदा जला दिया, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी चूंकि नॉन वायलेंस के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, और वो नहीं चाहते थे उनके सत्याग्रही किसी तरह हिंसा में शामिल हो, चूंकि उन्हें भय था कि अगर हिंसा में अगर भारतीय भीड़ सम्मिलित होगी तो अंग्रेज जो है ताकत के दम पर उसे दबा देंगे। नहीं तो ऐसे अहिंसा के बिना, मतलब कि आपको बिना हिंसा के जो सत्याग्रह करते थे महात्मा गांधी, तो उसमें उसको दबाना मुश्किल था। अंग्रेज सोच नहीं पा रहे थे इसको कैसे दबाया जाए, चूँकि इतना अहिंसात्मक प्रदर्शन होता था। लेकिन जब हिंसा भारतीय भीड़ ने कर दी तो महात्मा गांधी को 12 फरवरी को, 5 फरवरी को हिंसा हुई, अब 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। वैसे इसकी बहुत आलोचना भी हुई, और बहुत से लोगों ने कहा कि गांधी जी फेल्ड लीडर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने गांधी जी इस बात के लिए आलोचना की, ठीक है बच्चों। तो ये सब डेवलपमेंट्स हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। 5 फरवरी को क्यों वापस लिया? 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ गोरखपुर में, जिसमें 22 पुलिस वालों को भारतीय क्रोधित भीड़ ने जला दिया था, तो अहिंसा के पुजारी को ये मंजूर नहीं था, ठीक है बच्चों। इसके बाद लेकिन गांधी जी के इस स्टेप से बहुत से जो युवा क्रांतिकारी सब थे, जो युवा नेता सब थे कांग्रेस के, वो नाखुश थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आज़ादी दिला देंगे, वो असफल हुए वो उस समय में। तो इसलिए युवा वर्ग जो है नाराज था गांधी जी से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है गांधी जी तो अपने हिसाब से चलते थे और उसी में चाहते थे सब ढले। तो गांधी जी ने फाइनली असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी को विड्रॉ कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद इधर 1922 में जो है कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ गया में। गया बिहार में, अब झारखंड में पड़ता है, नहीं अभी भी बिहार में ही है। तो गया में जो है 1922 में जो है एनुअल सेशन हुआ, ठीक है बच्चों। तो उसमें CR दास, चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसी में जो है कुछ कांग्रेस के नेता जो थे चाह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत होने वाले चुनाव में भाग लें और जो प्रोविंशियल असेंबलीज में प्रवेश करके वहाँ अंग्रेजों को बेनकाब करें, ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करें। अब कुछ नेता चाह रहे थे कि नहीं, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत होने वाले चुनावों में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करें। तो जो कुछ नेता जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, उन नेताओं में प्रसिद्ध नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब प्रमुख नाम थे जो नहीं चाह रहे थे क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो 1923 में जो चुनाव हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करें। ये लोग राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल सब इसके चुनाव में भाग लेने के विरुद्ध थे। जबकि कांग्रेस के भीतर ही कुछ लीडर जैसे चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू,
ये सब लीडर्स थे, वो लोग चाह रहे थे कि हम 1919 के तहत होने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करें। फाइनली जो है गांधी जी तो जेल में थे, तो फाइनली जो है दोनों गुट ने कांग्रेस में ही रहने का प्रयास किया और चुनाव लड़ने के लिए इन लोगों ने मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम का एक संस्था बनाया। उस कांग्रेस के भीतर ही था ये, कांग्रेस के बाहर नहीं। कांग्रेस क्या पार्टी का नाम था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है जी। कौन थे फाउंडर? CR दास, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी मोतीलाल नेहरू। ठीक है जी। ये दोनों कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ऐसे लोगों को बहुत कम समय मिला इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करने का, लेकिन परफॉर्मेंस इलेक्शन में बहुत बढ़िया रहा, ठीक होगा। और दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जो थे, उन लोगों ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाने की बात सोची। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या होता था? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में खादी का प्रचार प्रसार, जो डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थिति खराब है, छुआछूत जो है उसके खिलाफ संघर्ष करना। ठीक है जी। तो ये सब टाइप के जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाने की बात उन लोगों ने सोची, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए के विचार में नहीं थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है इधर क्या देखते हैं हम लोग, जब इलेक्शन में जो है खिलाफत स्वराज पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ये लोग सफल हुए। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को, ध्यान रखिएगा वो सरदार पटेल है, ये विट्ठल भाई पटेल ये अलग है। विट्ठल भाई पटेल को ये लोगों ने 1925 में स्वराज पार्टी सफल हुई विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर बनाने में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर बनाने में सफल हुई स्वराज पार्टी। ठीक है। और धीरे धीरे जो है इधर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म देश में फैल रहा था, उस चक्कर में जो है कम्युनलिज्म फैल रहा था, इसे स्वराज पार्टी भी अपने आप को अप्रभावित नहीं रख सका। ठीक है जी। और इधर स्थिति बन रही थी इंग्लैंड में अलग प्रकार की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो लागू किया था, उसमें 10 साल पर एक कमीशन एस्टैब्लिश करके देखना होता था कि कैसी स्थिति चल रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है ग्राउंड पर। लेकिन 2 साल पहले जो है 2 साल पहले 1927 में ही इसको गठित कर दिया गया। साइमन कमीशन को जो है 1927 में ही गठित कर दिया गया। 1929 में होना था, 1927 में ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया गया। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे यूरोपियन लोग थे, सारे के सारे अंग्रेज थे और कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन ये विचार करने के लिए आ रहा था कि भारतीय कितने अधिक स्वतंत्रता के लिए भारतीय जो हैं तैयार हुए हैं, कितना अधिक स्वतंत्रता उन्हें दिया जाए, इसके कितने तैयार है। और इस पर विचार किससे करना था? विचार जिसे करना था, जिस कमेटी को या जिस कमीशन को, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध भारत में जब आएगा तो स्वाभाविक था होना। 1927 में साइमन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ये व्हाइट कमीशन था, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और साइमन कमीशन क्यों आ रहा था? साइमन कमीशन इस बात का विचार करने के लिए आ रहा था कि भारतीय कितने अधिक इंडिपेंडेंस के लिए, कितना अधिक स्वतंत्रता के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों। 1927 में साइमन कमीशन का गठन और 1928 में साइमन कमीशन पहुंचा भारत में सबसे पहले पहुंचा बॉम्बे बंदरगाह, बॉम्बे पोर्ट, और वहां पर इसका व्यापक विरोध हुआ। काले झंडे इसको दिखाए गए, काले झंडे इसको दिखाए गए, ब्लैक फ्लैग्स दिखाया गया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसको मैं तो जरूर लिख देता हूँ। 1927 में साइमन कमीशन
was constituted। ठीक है बच्चों, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन रीच्ड बॉम्बे पोर्ट। क्यों बैकआउट किया गया इसका, ये ध्यान ही होगा आपको। वाई बैकआउटेड, क्यों इसका बहिष्कार किया गया, क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बैकआउट किया गया। ठीक है, क्यों आया था, वाई क्यों आया था ये, तो ये आया था कि टू एग्जामिन द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियंस फॉर फर्दर इंडिपेंडेंस, ठीक है बच्चों। मतलब भारतीय कितना तैयार हैं और अधिक स्वतंत्रता के लिए, कितनी क्षमता उसमें है और उनको कितना स्वतंत्रता दिया जाए, इसको एग्जामिन करने के लिए। और एग्जामिन कौन कर रहा है, सारे अंग्रेज मेंबर। इसलिए कांग्रेस ने इसका बैकआउट किया। 27 में गठित किया गया, ठीक है जी। और 28 में भारत पहुंचा। साइमन कमीशन को भारत के प्रत्येक जगह पर घूमना फिरना था। इसी क्रम में साइमन कमीशन जो है लाहौर भी पहुंचा। इसी क्रम में साइमन कमीशन लाहौर भी पहुंचा 1928 में। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में साइमन कमीशन जो है लाहौर भी पहुंचा। लाहौर में भी इसका विरोध किया गया। लाहौर में किसके नेतृत्व में विरोध हुआ, लाजपत राय के नेतृत्व में। लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ और ये विरोध कर रहे थे लाजपत राय, तो उन पर लाठियां चलवा दी गई। उस लाठी में 4 दिन वो घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद ही, उनकी मृत्यु के बाद ही जो है पंजाब वगैरह में क्रांतिकारी आतंकवाद का दौर शुरू हुआ, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। ठीक है जी, क्रांतिकारी आतंकवाद, लोगों से नवयुवकों ने जो है अस्त्र शस्त्र उठा लिया। ठीक है बच्चों, और इसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी हम लोग देखते हैं। वैसे छिटपुट घटनाएं जो है पहले भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की होती रही हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट तो छिटपुट पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो उसकी धार जो तेज हुई, ये लाजपत राय की लाठी चार्ज में जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इसमें ज़्यादा तेजी देखा जा सकता है। वैसे जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी बताया था, 1897 में पहला जो है घटना 1897 में हुआ, जिसमें चापेकर ब्रदर्स ने शॉट डेड लेफ्टिनेंट एरेस्ट एंड प्लेग कमिश्नर एंड एट पूना। ठीक है बच्चों, इससे घटना की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है ज्यादा प्रमुख में अगर बात करें तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और उधम सिंह, प्रफुल्ल चाकी और उधम सिंह जो है ये थ्रू बम ऑन किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया इसने। ये कौन थे, मुजफ्फरपुर के जज थे उसमें, मुजफ्फरपुर के जज थे। इसमें सरदार उधम सिंह जो है सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले क्रांतिकारी यही हुए हैं भारत के।
सरदार उधम सिंह, एकदम कम उम्र में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई सरदार उधम सिंह को। ठीक है बच्चों। और 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था और इसी को कहा गया अलीपुर कंस्पिरेसी। क्या कहा गया इसको? अलीपुर कंस्पिरेसी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस इसी को आया है 1908 में। इसके बाद 1913 का कागा माटामारू प्रकरण, ये पूरा डिटेल्स में आपको बता ही चुके हैं। 1913 में ही गदर मूवमेंट चला, ये भी बता चुके हैं आपको, गदर मूवमेंट। ठीक है, ये सब। इससे पहले 1912 में 1912 में जो है हार्डिंग जो वायसराय था उस पर जो है रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था। ठीक है जी। तो ये रास बिहारी बोस थ्रू बम ऑन लॉर्ड हार्डिंग, दिल्ली, ऑन लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? ये वाइसराय थे। इसको कहा गया दिल्ली कंस्पिरेसी। क्या कहा गया इसको? दिल्ली कंस्पिरेसी, दिल्ली कंस्पिरेसी। 1912 में रास बिहारी बोस जो है बम फेंक देते, जिसको कहा गया दिल्ली कंस्पिरेसी। ठीक है बच्चों, 1913 में। इसके बाद जो है और आगे अगर देखें हम लोग 1924 में, 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कानपुर में, कानपुर में। ठीक है जी। इसमें जो है जो प्रमुख हमारे लीडर सब थे वो सब कौन कौन थे? सचिन सन्याल थे, सचिन सन्याल थे। ठीक बच्चों। इसके बाद आपका बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है। और इसी में जो है, इसी में डिसाइड किया गया कि इसी की तरफ 1925 में जो है काकोरी में, 1925 में काकोरी यूपी में है, एक क्रांतिकारियों ने काकोरी कंस्पिरेसी केस जिसे जाना जाता है, काकोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र केस। ठीक है। इसमें ट्रेन से जो है अंग्रेजों का शस्त्र जा रहा था, इसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया, इसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया। ठीक है बच्चों। इसमें जो है सम्मिलित कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सब तो भाग गए, ये सब भाग गए। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो है ये सब पकड़े गए। इन्हीं सबको काकोरी कंस्पिरेसी के तहत जो है फांसी दे दिया गया। किसको किसको? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। चंद्रशेखर आजाद इसमें भाग निकले, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें सम्मिलित थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इसमें भाग निकले। इसके बाद लोग का अगला जो है 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है बच्चों। 1928 में ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर इन क्रांतिकारियों ने जो है 1928 में, इन क्रांतिकारियों ने 1928 में जो है स्थापित किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है जी। इसमें भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सारे लोग थे। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दिल्ली में
हुआ था 1928 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते ही हैं जब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाठीचार्ज में लाजपत राय घायल हो गए थे तो उसका बदला लेने के लिए 1928 में ही लाहौर में जो है भगत सिंह ने और बटुकेश्वर भगत सिंह ने गोली मार दी। किसको? जनरल सॉन्डर्स को, जिस पर आरोप था कि उसने गोली चलवाई थी। तो जिसमें जनरल सॉन्डर्स was shot dead by भगत सिंह जो है। इसके बाद जो है 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम फेंक दिया। वैसे बम जो था हार्मलेस था और केवल डराने के लिए फेंका गया था, ताकि खुद भगत सिंह ने कहा कि बहरों को कान नहीं होता, इसलिए वो विस्फोट सुन सकें, इसलिए, और उनका कोई इरादा नुकसान किसी का पहुंचाना नहीं था। ठीक है जी। और उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। कभी कभी ये पूछा जाता है भाई क्या चर्चा चल रही थी उसमें, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी उसमें। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम फेंका। कौन कौन ने? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम। ठीक है बच्चों, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ऐसा बम था, हार्मलेस बम था, ये हार्मलेस था, ध्यान रखिएगा, नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, और केवल अंग्रेजों को डराना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग भी जो है। अब उसमें चर्चा किस पे चल रही थी? पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी उसमें। ठीक है, तो 1929 में, इसके बाद जो है इधर फरवरी 1929 में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को जो है अंग्रेजों ने घेर लिया और उन्हें खुद अपनी गोली मारकर खुद गोली मार ली उन्होंने। ठीक है, उनका प्रतिज्ञा था कि अंग्रेजों के हाथ नहीं मारे जाएंगे हम। तो इलाहाबाद चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ डेड, अपने आप को उन्होंने खुद गोली मार ली। ठीक है बच्चों, और ये लाहौर कंस्पिरेसी, चंद्रशेखर आजाद को खुद गोली मार दी 1929 में। इधर अब इसमें 1929 में जो भगत सिंह को पकड़ लिया गया बम फेंकते हुए, जो भागे नहीं हो, कोई डराना उनका उद्देश्य था, तो इसके तहत तो उनको सजा अधिक नहीं होती, इसलिए ये जो है ये केस खोल दिया लाहौर कंस्पिरेसी केस के नाम से। लाहौर में जनरल सॉन्डर्स को ये लोगों ने मार दिया था, तो इस केस को खोल दिया गया। इसको कहा गया लाहौर कंस्पिरेसी केस। क्या कहा गया बच्चों? लाहौर कंस्पिरेसी केस। और इसी केस के तहत जो है 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 23 मार्च 1931 को लाहौर कंस्पिरेसी केस के तहत। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा केस नहीं बनता, केवल बम फेंका था, हार्मलेस था, नुकसान करने वाला था नहीं, 1929 में जो फेंका था, तो इसकी जो भागे नहीं है पकड़ लिया, ये केस चला दिया, ये केस खोल दिया। और लाहौर कंस्पिरेसी केस का दफा लगा के 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है बच्चों, इन तीनों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया गया, और क्रांतिकारी आंदोलन इसके बाद जो है कमजोर भी हमारा पड़ गया। ठीक है बच्चों, और इससे आगे अगले क्लास में हम लोग इस लेक्चर को जारी रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और ये आप लोगों से ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक
जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि गांव-गांव तक बच्चे जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। हमारा यही उद्देश्य है, कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सिर्फ यही है इस कोरोना के दौर में अधिक से अधिक लोग जो अभी शिक्षा से वंचित हैं उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, इधर आप जानते ही हमारा नाम अब जान ही गए होंगे, NM मिश्रा मेरा नाम है और ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग की ओर से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, थैंक्स, होप हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में और नई चीज़ों के साथ, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।